अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है सलमा ने। सलमा कहती हैं, जो कहानी जिसको कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी मैं याद करूं तो लगता है ये कल की बात है, बीते हुए लम्हे हैं। क्या वाकई मुझे खुद भी यकीन नहीं आता मैं ऐसे हालात से गुजरी हूं। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। आज भी यकीन नहीं आता लेकिन यही सच है, एक ऐसा सच जिसको मैं मरते दम तक नहीं भुला सकती। और आज अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज कहानी की सूरत में आपके हवाले कर रही हूं। कभी सोचा नहीं था कि अपने ऊपर बीती हुई ये दास्तां इस तरह मैं चाहूंगी सब सुने, लेकिन आपका अंदाज़े बयां इतना दिल को भाता है कि मैं चाहूंगी कि आपके लफ्ज़ अदा हों और फिर एक दफ़ा मैं उसी मंज़र के में पहुंच जाऊं जहां मैं हकीकत में होकर आई हूं। लेकिन जिस अंदाज में आप फिर से मंज़र कशी करेंगे तो वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने वैसा ही हो जाएगा जैसा हकीकत में मेरे सामने हुआ था, और मैं फिर से एक दफ़ा वहीं चली जाऊंगी जहां आप मुझे ले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा सलमा जी, आपकी कहानी के लफ्ज़ों को उस तरह अदा कर सकूं कि सुनते हुए आपको लगे कि फिर से वही मंजर आपकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है, जिसके ऊपर गुजरी होती है, जिसके साथ हुआ होता है, वो उसी को पता होता है। सलमा कहती हैं कि मैं 5 साल की थी, मेरे वालिदैन का साया मेरे सर से उठ गया। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। जब मैं माँ बाप की शादी के पहले बेटी पैदा हुई तो बहुत प्यार से उन्होंने मेरा नाम सलमा रखा। बहुत नाजो मोहब्बत से उन्होंने मेरी केयर की, परवरिश की। हर वो ख्वाहिश जो मेरे मुंह से निकलती उसको पूरा करने की कोशिश करते, यहाँ तक कि मैं 5 साल की हो गई। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो मनहूस दिन आ गया जब मेरे वालिदैन दोनों एक हादसे की सूरत में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी थी। वहीं पे मेरी एक खाला, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और यूं मैं खाला के यहाँ परवरिश पाने लगी। मैं अपने माँ बाप को बहुत मिस करती थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत लाड से प्यारा पाला था। मेरी खाला ने मुझे पढ़ाने के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। उन दिनों में छोटी छोटी कहानियां मिलती, टार्जन की कहानी, परियों की कहानी, देव की कहानी, देव मालाओं की कहानी, उमरू अयार की कहानी। ऐसी कहानियां मैं भी पढ़ती और बचपन से ही तन्हाई पसंद थी, अकेला रहना पसंद होता। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाई थी मैंने, और मैं कहानियां पढ़ती रहती। स्कूल ख़त्म हुआ तो फिर मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन खाला की जितनी हिम्मत, जितनी इस्तात थी, उन्होंने उतना मुझे प्यार दिया और इस्तात के हिसाब से जितना मुझे पढ़ा सकती थी उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते सबसे ज़्यादा मेरी दोस्ती किताबों से हो चुकी थी। एक ऐसी किताबों से दोस्ती कि जब भी मैं कॉलेज से वापस आती तो मैं अपनी किताब उठाती और वो तिलस्माती किताब इस अंदाज में पढ़ना शुरू करती कि परियों की वादी में, या उस उमरू अयार की ज़मील जब वो खोलता जिसमें से वो सब कुछ निकलता था, जिस पे हंस के हम उस वक्त कहते थे कि क्या तुम्हारे पास उमरू अयार की ज़मील है। जी हाँ, मैंने भी ये कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। उमरू अयार के पास एक ऐसी ज़मील थी, एक ऐसा पर्स कह लीजिए, एक ऐसा थैला होता था कि उसमें जो भी दुनिया की चीज़ उसको निकालनी होती थी वो अपने उस थैले में से निकाल लेता, तो इसलिए वो उमरू अयार की ज़मील कहलाता। वही किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी जिन्नों, भूतों, परियों और ऐसी दुनिया से वाबस्तगी हो चुकी थी। मैंने कभी जिन, भूत, देव, परियां नहीं देखी थी, लेकिन किताबें पढ़ती पढ़ती मैं ऐसे खो जाती जैसे लगता मैं कोहकाफ में पहुंच गई हूं। परियां मेरे इर्द गिर्द हैं। मुझे लगता
कोई भटकता हुआ जिन मेरे करीब आ गया है, मुझे लगता तन्हाई के अंदर कोई आज आत्मा मेरे करीब से गुजर के गई है। कभी ऐसा महसूस होता कि एक जिनों का बादशाह ताज पे बैठा है और मैं उसको देख रही हूँ। इसका एक दरबार लगा है और उस दरबार के सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं। एक कोने में मैं भी एक कुर्सी पे बैठी हूँ और हैरान हूँ, जहाँ इतने लोग हैं वो तो सारे के सारे जिन्नात हैं, वहाँ मेरा क्या काम, लेकिन मैं भी बैठी होती। ऐसा कुछ पढ़ते पढ़ते कब वक्त गुजरा पता ही न लगा कि वहीं पे मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया, रिहान, जिसके साथ मेरी मंगनी हो गई। तालीम इतनी मैंने मुकम्मल कर ली थी कि अब मैं पढ़ा सकती थी। अब खाला भी उम्र के उस हिस्से में थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि उनकी भी मदद करूं और कमा कर लाऊं। खाला का अपना घर नहीं था, वो एक किराए के घर में रहती थी। यूं हम एक टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती, और रिहान मेरी जिंदगी में ऐसा एक शहजादा बनकर आया था कि मैंने जितनी भी कहानियां जो कुछ पढ़ रखा था उसमें एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर आता है और आपको शहजादी बनाकर ले जाता है। तो मेरे ख्वाबों का वो शहजादा रिहान था। रिहान और मैंने जब मंगनी के बाद बहुत सारी ऐसी बातें की जो आने वाले वक्त के लिए थी। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हमने कई ख्वाब चुने, ख्वाब बुने, और फिर एक ऐसा मौका आया कि रिहान ने कहा, शायद एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम अपना छोटा सा घर बना सकें जहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हों। उसको हासिल करने के लिए शायद इस मुल्क में तो मैं इतना ना कमा सकूं, मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहता हूं मैं बाहर जाऊं और प्रदेश में इतना कमाऊं कि हम अपना घर बना सकें। मेरी उंगली के अंदर पहनी हुई वो अंगूठी जो मंगनी की अंगूठी थी, मेरी कुल कायनात थी, मैं उसको हर वक्त चूमती रहती। और यूं रिहान मुझसे दूर ना जाए, उसके बावजूद रिहान की ख्वाहिश थी कि वो मुझे दुनिया की तमाम खुशियां दे सके, और आखिर वो बाहर मुल्क चला गया। उन दिनों में खतो किताबत ही एक वाहिद सिलसिला होता था जब आप एक दूसरे से राब्ता रख सकते। मेरा दिल बहुत बुझ सा गया था, उदास हो गया था। उसके जाते ही रिहान से मैंने ताकीद की थी, पहुंचते ही मुझे चिट्ठी लिखना, और रिहान ने वहां पहुंचते ही अपना एड्रेस भी भेज दिया और एक चिट्ठी लिखी कि मैं खुद उतना उदास और उतना ही बेचैन हूं, शायद तुमसे कई गुना ज्यादा, कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ के आया हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तुम्हें ही खुशियां देनी है और तुम्हारी ही खुशियों की खातिर हम दोनों की खुशियां होंगी। मैं यहां आया हूं। मैं उसको वापसी में खत में लिखती कि मुझे ऐसी कोई खुशियां नहीं चाहिए रिहान, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और वो बेइंतहा प्यार की बातें लिखता और मैं उसको चिट्ठी का जवाब देती। रिहान जितनी भी वहां पे तनख्वाह लेता उसमें से इंतहाई कंजूसी करता, बचा बचा कर रखता और कुछ पैसे मुझे भेज देता कि ये संभालती जाओ, हमारी शादी पे ये काम आएंगे। खाला भी बूढ़ी हो चुकी थी, उनके पास भी एक जमा पूंजी थी, उन्होंने वो भी जमा पूंजी मेरे हवाले कर दी थी। अब मैं स्कूल पढ़ाती और बाकी वक्त या किताबें पढ़ती और बेचैनी से रिहान के खत का इंतजार करती। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, पता ही ना चला कि 2 साल 3 साल गुजर गए। ये 3 साल नहीं, मुझे तो लगता था शायद जिंदगी के 30 साल गुजर गए हैं। लेकिन इन 3 सालों में यह हुआ था कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि मुझे लगा शहर की ये शोर भरी जिंदगी मैं इससे उकता सी गई थी। मेरा दिल करता था मेरा एक ऐसा घर हो, बेशक छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक ऐसी जगह पे हो जो पुरसकून जगह हो, जहां पे कोई शोर शराबा ना हो, जहां पे मैं खिड़की खोल के देखूं तो मेरे सामने ऐसा हसीन और जमील मंजर हो, पहाड़ हो, दिलकश पहाड़, दरख्तों वाले सरसब्ज पहाड़, और कोई ट्रैफिक का शोर ना हो। इस मुल्क में जहां मैं हूं, अमेरिका, यहाँ की सबसे खूबसूरत तरीन बातों में से, जो हजार हाँ बातें हैं खूबसूरत, उसमें से एक ये भी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे आपको गाड़ी का, मोटर बाइक का, किसी भी व्हीकल का हारन नहीं सुनने को मिलेगा। टां टां टां। लाहौर जैसे बड़े शहर में रहते हुए सर में दर्द हो जाता था, इतना शोर होता है हारन का।
तो वो भी उसी शोर से भागती हुई किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहाँ पे वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। और यूँ उसने मुख्तलिफ एजेंटों से रब्ता किया तो किसने उनको बताया कि अगर आपको ऐसा ही मकान चाहिए तो शहर में लेना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, शहर से जुड़ा उन्होंने एक गांव का नाम लिया। वो एक गांव ऐसा खूबसूरत गांव है, वहाँ पे आपको मकान भी सस्ते मिल जाएंगे, किराया भी बहुत मुनासिब होगा, और जो मंजर आप कहती हैं ऐसे मंजर सिर्फ गांव में ही नजर आते हैं, शहर में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए ऐसा मकान अरेंज कर सकते हैं? वो बोले हाँ, आप चले जाइए, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनको जिम्मे लगा देता हूं, वो आपको मकान दिखा देंगे। वो भी यही प्रॉपर्टी का काम करते थे। यूं मैं रवाना हुई और उस गांव पहुंच गई। खाला अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, तभी मैं अब सोच रही थी उस घर में अकेले रहते हुए अब मैं अपना किराए का घर लूं और इतने पैसे जोड़ें कि हम फिर अपना घर ले लें। खाला के जाने के बाद वो घर मुझे काटने को दौड़ता था। फिर से तन्हाई थी, लेकिन मैं खुद तन्हाई की आदी हो गई थी, लेकिन शोर से भागना चाहती थी। सो उस एजेंट के कहने पे मैं उस गांव तो पहुंच गई, करीब ही था, शहर के बिल्कुल करीब, छोटा सा गांव, इंतहाई खूबसूरत गांव जहां पे हरियाली थी, पहाड़ थे, वो सब नज़ारे थे जो मैं देखना चाहती थी। वो मुझे लेके एक मकान के पास पहुंचा। मकान को बाहर से देखा तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था, हाँ, लेकिन बहुत पुराना था, काफ़ी पुराना बना हुआ मकान। ऐसा मकान जिसकी दरो दीवार, उस पे उतरा हुआ रोगन बताता था कि किसी ने इस मकान को दिल से बनवाया था, इसके एक एक नक्श दिल से बनवाया गया था, लेकिन अब वीराने का शिकार हो गया था। लेकिन अब भी खूबसूरती उसकी बरकरार थी। उस घर को देखते ही मुझे लगा जैसी मैंने कहानियां सुनी थी, पढ़ी थी, ये तो वैसा ही एक देवमालाई सा मकान है। उसने ताला खोला, मालिक मकान भी आ गए। उनने कहा आप इनको जब तक घर दिखाएं, ताला खोल के देखें। और मालिक मकान ने कहा बाकी मामलात फलां जगह पे मेरा घर है पास ही, आप आ सकती हैं। उन्हें ताला खोला और वो किसी टॉपिक पे बात करते हुए चले गए और मैं अंदर दाखिल हुई। एक शाम का वक्त था, शाम अभी हुई नहीं थी, होने ही वाली थी। 4 बजे का तकरीबन कोई टाइम होगा, 4-5 बजे का। मैं जैसे ही उस घर की दीवार, उस दरवाजे को अबूर करके अंदर दाखिल हुई तो ये तो सालों का बंद पड़ा हुआ मकान था। इसकी दीवारों पे एक वहशत सी थी, जाले लगे हुए थे और उसकी दीवारें ऐसी सरगोशी कर रही थीं जैसे कोई आपस में बातें करता हो। और घर की मंजर को देख के अंदर दाखिल होते ही जो सहन था, सहन के एक तरफ एक जीना था, जो सीढ़ियां थीं ऊपर की तरफ जा रही थीं, और सामने 2 कमरे थे। लेकिन कमाल बात यह थी, इस घर का एक एक हिस्सा जो शुरू में मुझे डरा रहा था, जो इंतहाई ज्यादा बोसीदा हो चुका था, उसका फर्श कई साल बंद होने की वजह से गीला गीला सा महसूस होता था। दरो दीवार पे जैसे पानी सा हो, एक अजीब सा हो गया था। मुझे वहशत सी होने लगी। गुप अंधेरे में डूबा हुआ वो मकान, वो शायद बाहर तो चले गए थे, मुझे ताला खोल के दे गए थे, लेकिन मेरे दाखिल होने पे मेरे अजीब से दिल में ख्यालात आने लगे। लेकिन दाखिल होने के बाद मैंने अंदर कमरे तक पहुंच गई और जैसे ही मैंने लाइट जलाई तो मैं हैरान रह गई। उस कमरे के अंदर तो बाकायदा फर्नीचर पड़ा था, लेकिन बहुत ही पुराना फर्नीचर, जैसे कोई फर्नीचर रख के भूल गया हो, उसकी सफाई तक ना हुई हो, उस पे ऐसी मट्टी जमा हो गई थी, पता नहीं कितने सालों की जमा हुई मट्टी। उसी कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए मैंने अपने मुंह के आगे से जाले को हटाया। एक खौफ सा आया, ये कैसा खौफनाक सा कमरा है जहां शाम अभी हुई नहीं, अभी अंधेरा हुआ नहीं, लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। कि तभी मैंने लाइट जलाई तो वही घर जो अभी कुछ देर तक मुझे खौफनाक भयानक लग रहा था, मुझे एकदम से चेंज लगा। वो दरो दीवार जो अजीब सी सरगोशियां कर रही थी, ऐसा लगा जैसे मकान खिल सा उठा हो। लाइट क्या जलाई, फर्नीचर पे धूल मट्टी होने के बावजूद मैंने जब दीवार पे देखा तो ऐसे नक्शो निगार, छत पे देखा तो एक एक ईंट जैसे किसी ने दिल से लगवाई हो, और पूरी छत पे पुराने दौर के नक्शो निगार बने हुए थे। अपने वक्त का आप कह सकते हैं एक बेहतरीन मकान था, जिसको देखने के बाद मैं हैरान रह गई कि जिसने भी इसको तैयार करवाया था बहुत दिल से तैयार करवाया था। ऐसी खूबसूरत छत और उसके ऊपर नक्शो निगार, और फिर मैंने दीवारों पे देखा नक्शो निगार।
हाँ, कभी इसको पेंट नहीं किया गया था, हाँ, कभी इसको सेट नहीं किया गया था, लेकिन एक एक जगह, एक एक इंच जैसे दिल से बनवाया गया हो। मैं सब कुछ देखती जा रही थी और मुझे कुछ लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ, जो मैंने कहानियां पढ़ी थी, जिनको पढ़ते हुए मैं खो सी जाती थी, और अपने ख्यालों में जो मैं खुद मंजर कशी करती थी, ये घर तो पूरा उस मंजर कशी पे उतरता था। ये तो कमाल ही मकान था। मैंने दूसरा कमरा देखा, वो भी इसी तरह बढ़ चढ़ के, एक एक चीज बढ़ चढ़ के, कहीं पे ऐसा नहीं था कि कह सकते कि ये जगह वैसे छोड़ दी गई थी, इस पे जरा ध्यान नहीं दिया गया था, इसको प्रॉपर नहीं बनाया गया था। हर चीज इंतहाई खूबसूरत, सिवाय इसके कि बहुत ही पुरानी। लेकिन वो घर मुझे एकदम से पसंद आ गया। और सबसे कमाल बात, जब मैंने उस कमरे की खिड़की को खोल के देखा तो सामने वाला मंजर बिल्कुल वही था जैसा मैंने कहा था कि मैं खिड़की खोलूं तो सामने एक दूर पहाड़ नजर आए, सरसब्ज पहाड़, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उस खिड़की से वो वाकई वो मंजर नजर आता था। ये तो मकान ऐसे ही किसी ने बनवा दिया हो जैसा मैं चाहती थी। ये तो मेरी पसंद का मकान है, सिवाय इसके कि बहुत ही पुराना है। देखते हैं क्या वो किराया मांगता है। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर निकली तो वो एजेंट आ चुका था। वो प्रॉपर्टी डीलर मुझसे बोला, बाजी, कई सालों से ये मकान बंद पड़ा है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कह दूं, बाकी मामलात आप मालिक मकान से तय कीजिएगा, मैं सिर्फ अपना कमीशन लूंगा। कहते हैं कि ये मकान खाली नहीं है, इस मकान में कोई रहता है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने यहां पे रहने की कोशिश की, लेकिन वो डर के चले गए। उनका कहना था कि बहुत भारी मकान है, यहां पे जिन्नात का बसेरा है। और वैसे भी मैंने सुना है जो घर कई सालों तक बंद रहते हैं, वहां पे जिन्नात, ये मखलूक अपना बसेरा कर लेती है। ये तो कई कई साल बंद रहा है। अगर कुछ अरसे के लिए कोई किराएदार आए भी हैं तो वो डर के भाग गए हैं। मैं आपको पहले एक सच्चाई बयान कर दूं, हाँ, ये बहुत खूबसूरत घर है, लेकिन तकरीबन ये 100 साल पुराना घर है। इतना पुराना कि जब ये बनवाया जा रहा था तो अपने दौर का बेहतरीन मकान कह सकते हैं, लेकिन अब 100 साल हो चुके हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई है। मैंने कभी जिन भूत नहीं देखे, लेकिन मैंने सुना है, इसलिए मेरा फर्ज था आपको बता देना। और इसका किराया होगा ये। जब मैंने किराया सुना तो मैं हैरान रह गई और मैंने उससे पूछा, ये तो बहुत कम किराया है, क्या वाकई सही कह रहे हैं? उसने कहा, हाँ बाजी, जो गांव के अंदर मकान होते हैं उनका किराया बहुत कम होता है। वैसे भी ये तो बहुत ही पुराना है, 100 साल पुराना, इसका किराया इतना ज़्यादा कहाँ से हो सकता है? ये किराया है। मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया कि हाँ, मुझे ये मकान लेना है। बाकी मामलात, मैं मालिक मकान के घर गई और मामलात तय हो गए। यूं ये मकान मैंने किराए पर ले लिया। अब जब सारे मामलात तय करके मैं आई तो आज रात मैं यहीं रुकना चाहती थी कि आहिस्ता आहिस्ता सामान, फर्नीचर खरीदूंगी, लेकिन सब कुछ इस अंदाज में कि नया नहीं, क्योंकि हमारा अपना घर तो नहीं था, अभी तो किराए का था। लेकिन मैं चाहती थी फर्नीचर, सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता इसमें इकट्ठा करना शुरू कर दूं, कहीं नीलामी पे कोई चीज़ मिल जाए सेकेंड हैंड इस्तेमाल की हुई, और इस घर में रखना शुरू कर दूं। मैंने फौरी तौर पे दोबारा से अंदर जाके, अब मैं अकेली आ गई थी, अब सफाई करनी थी। हर जगह पे धूल मट्टी थी, हर जगह पे जाले थे। मैंने उसी वक्त फैसला किया, ये मेरे घर है, मेरे ख्वाबों का घर। यहां मैं और रिहान शहर की शोर शराबे से दूर खामोशी में यहां रहेंगे। मैंने उस घर को साफ करना शुरू कर दिया। साफ करते करते एक चेयर जिसको मैं साफ कर चुकी थी, मैं थक सी गई, मैं उस पर बैठ गई और रिहान हर वक्त जो मेरे ख्यालों में बसा रहता था, उसके खतूत जो मैं कई कई बार पढ़ती थी, जब उसका खत आता था तो एक दफ़ा पढ़ने के बाद फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, हर दफ़ा ऐसे खोल के पढ़ती थी जैसे पहली दफ़ा पढ़ रही हूं। ये मेरी जुनून की हद तक रिहान से मोहब्बत थी कि वहीं पे बैठ के मेरे ख्यालों में रिहान आ गया, कि रिहान मेरे सामने बैठा है और इसी घर में मैं उसके लिए खाना तैयार कर रही हूं। वो घर को देख रहा है, घर की तारीफ कर रहा है।
और हम घर के मुतालिक बात कर रहे हैं और रेहान कहता है तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है, तुमने वाकई शहर से दूर एक ऐसी खूबसूरत जगह पे मकान लिया है जिसका नज़ारा ही कितना खूबसूरत है और इसकी दरो दीवार तो देखो क्या खूबसूरती से बनाया गया है। ऐसे ही मैं ख्यालों में खोई हुई थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कमरा एकदम से ठंडा यख हो गया हो। एकदम से ख्यालों में मैं डूबी हुई, लेकिन उसके बावजूद उस यख बख्ता सर्दी को, उस सर्दी की लहर को ना सिर्फ मैंने महसूस किया बल्कि उसी वक्त मेरे कंधे के ऊपर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया।